नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खासकर अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 आपका जो हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट का होने वाला है क्लास 12th का, तो इसका मैं आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इतना अगर आप देख लोगे तो आप फर्स्ट आ जाओगे। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ना, इस सभी चैप्टर से निकाले गए हैं। आपका अंतरा भाग 1 और अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, इन दोनों बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के लिए, कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख के हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपको अपने पेपर में फायदा हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ग्रुप का हमारा नाम आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई पर्सनली सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, देखो आपके दो बुक है, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2। इन दोनों बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो कहती है, ये कौन कहती है? ये हमारा कहती है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त कहती है ये लाइन। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त, ठीक है, जो ये कहती है देवसेना कहती है, ठीक है, देवसेना कहती है स्कंदगुप्त से, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देखो इसमें ये जो लाइन है ना, ये पंक्ति है, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है। देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना को छोड़ के चले जाता है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह जो है कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को, ठीक है, जीवन अभिलाषाओं को, रूपी भिक्षाओं को, मतलब इनका जो अभिलाषा है सब भिक्षा के रूप में दान कर दिया। इसलिए कहते हैं मैंने ब्रह्म जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटा। यानी इनका जो भी जीवन भर का काम था, जो भी इनकी इच्छाएं थी, सब भीख के रूप में लुट जाती। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? देखो आशा बहुत क्या कहते हैं, बलवती होती है, ठीक है, बावली होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। मतलब बावली कहना चाहते हैं कि होती है, और क्यों कहते हैं वो बताता हूँ। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। वह जिससे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है। फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, वह आशा के सारे सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। ठीक है, मतलब जो आशा होता है ना एक इंसान के प्रति, वो बहुत ही बावला सा होता है, यही इन्होंने कहा है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कॉर्नेलिया कहती है ये लाइन। इसका मतलब यह है कि भारत देश के अंदर कोई भी अनजान आदमी आ जाएगा ना, कोई भी अनजान, तो उसको भी सहारा मिलता है। भारत देश के अंदर अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए तो उसका भी सत्कार होता है, मेहमान नवाजी होती है, उसको भी पूरा स्वागत किया जाता है, हर चीज रखा जाता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इस पंक्ति में। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? देखो जो सरोज समृद्धि हमारा चैप्टर था उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। उनके जब बेटी की शादी हो रही थी, सरोज, ठीक है, उनके बेटी की शादी जब हो रही थी तो उनकी जो बेटी थी जिस प्रकार से सजी हुई थी, वो देखकर जो निराला जी थे उनको अपनी पत्नी की याद आ गई थी उस समय। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो। सरोज का विवाह अन्य विवाह से भिन्न क्यों था? देखो सरोज का विवाह अन्य विवाह से
विवाहों की तरह चमक धमक शोर शराबे से रहित था, यानी इनका जो विवाह था बिल्कुल शांत था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि यह परिवार के कुछ लोगों के मध्य ही संपन्न हुआ था। ठीक है, इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था, यानी नहीं था इनका पूरा। ठीक है, किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए थे, लोगों का तांता लग गया था बस। इसमें यह था कि इनका जो विवाह था एकदम शांत था। ठीक है, यह दीप अकेला है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि से विलय क्यों और कैसे संभव है। देखो, इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है, ठीक है, इसमें व्यक्ति और दीप को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार एक दिया है, ये अकेले अपने आप में खुशबू बिखेर रही है, अपने आप में आनंद बिखेर रही है। ठीक है, अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबी है इसके अंदर, बहुत खासियत है। इसी प्रकार जो एक अकेला व्यक्ति होता है समाज में, उसके अंदर भी बहुत सारी खूबियां होती है। ठीक है, बहुत सारी खूबियां होती है। अगर इन दियों के आगे 100 दियां और रख दी जाएं तो ये रोशनी कितने चमकदार तरीके से बिखरेगा। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति समाज के साथ मिलकर काम करता है तो समाज में कहीं ना कहीं रोशनी पैदा होती है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है। देखो, बनारस जो ऐसे शहर है जहाँ बसंत जब भी आता है तो बहुत ही अलग तरीके से आता है। और उसका प्रभाव इस शहर पर क्या पड़ता है बनारस पे, देखो, कवि के अनुसार अचानक बनारस में बसंत का आगमन होता है। ठीक है, मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से जो है उनका किरकिराहट जैसा उत्पन्न हो जाता है। प्राय वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते तथा कोपले निकलने लग जाती है। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरे के मध्य वसंत उतरता है। ठीक है, वगैरह वगैरह। बच्चे का उधर उधर कहने का क्या प्रकट, देखो, जब कवि जाता है, बच्चे से पूछता है हिमालय किधर है, तो बच्चा अपना पतंग उड़ाते हुए मगन रहता है, तो वो बोलता है उधर उधर उधर। अब इससे उन्होंने बाल भाव को देखा था, यानी बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट करता है कि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है। ठीक है, जहां उसकी पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है, हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है। यानी बच्चा हिमालय के बारे में नहीं जानता, वो बस पतंग को देख रहा, बोल रहा है उधर उधर उधर। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है। यह तो उसी दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है जहां उसका पतंग है। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों। देखो, बसंत पंचमी के अमुक दिन कार्यालय में अवकाश होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वसंत आ गया है। कार्यालय में अवकाश होने होना किसी त्योहार से, ठीक है, त्योहार के होने की ओर संकेत करता है। कवि को वसंत पंचमी के अवकाश का पता तब चला जब उसने कैलेंडर में देखा तथा कार्यालय में अवकाश हुआ। ठीक है, कवि के अनुसार शहरी जीवन में मनुष्य प्रकृति में बहुत बदलावों को देख नहीं पाता। ठीक है, वगैरह वगैरह इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई देती हैं। देखो, ये तोड़ो तोड़ो चैप्टर से लिया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मनुष्य को अपना दिमाग साफ रखना चाहिए। जब आप किसी जमीन को साफ करोगे तब वो उपजाऊ बनेगा, तब वहाँ खेती अच्छी तरह से हो पाएगा। उसी प्रकार जब मनुष्य का दिमाग साफ रहेगा तो ही उसके दिमाग में कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटी जागेगी, यानी कुछ नया वो कर सकता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हारेयू खेल जितावा ही मोही, भरत के इस कथन का आशय बताइए। देखो, इस कथन में भरत जी ये कहते हैं कि किस प्रकार वो राम जी जो हैं वो हार हारे हुए को भी जो है जिता देते थे। इन्होंने ये इस प्रकार से बताया है। ठीक है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था।
देखो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इसमें क्या होता है, अगहन का जो महीना होता है उसमें नागमती का क्या दशा होता है, कैसी हाल होती है, कैसा बुरा हाल हो जाता है नागमती का, वो आपको इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम प्रेम घन कहते हैं, इनकी पहली झलक लेखक ने कब देखी और कैसी थी? देखो लेखक ने जब पहला झलक देखा था तो बहुत ही अलग तरीके से देखा था। इनके बाल लंबे लंबे थे, ये सीढ़ी पे हाथ धर के खड़े थे, वगैरह वगैरह था। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बालक ने क्यों कहा कि मैं याजवन लोक सेवा करूंगा? क्योंकि जो उनके पिता थे प्रिंसिपल, उन्होंने बचपन से उन पे बोझ बोझ जो है लाद रखा था, उन्होंने हर चीज रट रखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं याजवन लोक सेवा करूंगा। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से क्या सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं मान सकते, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा सुनाई। देखो ये जो है ना, ढेले चुन लो, ये वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, समधिया की विशेषता बताइए। गांव वालों के मन में समधिया को लेकर क्या अवधारणा थी? देखो समधिया का विशेषता तो बहुत है और गांव वाले भी इसको अलग तरीके से देखते हैं। ये आपके सामने पॉइंट है, इसको आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? ये पूरा इसमें बताया जा रहा है इनका अनुभव। तो लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? इसका ये आंसर हो जाएगा। और जो शेर का मुंह होता है और रोजगार जो होता है दफ्तर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? अमझर से आप क्या समझते हो? देखो अमझर का मतलब होता है जहां आम झरते हैं। अमझर गांव में सुनापन क्यों है? ठीक है, ये आपका पूरा पॉइंट है। अमझर दो शब्दों से मिलकर बना है, आम जमा झरना। ठीक है, इस आधार पर अमझर शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां आम झरते हो। जब से यह घोषणा गांव में पहुंची है कि अमरौली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नवा गांव के बहुत से गांवों को नष्ट कर दिया जाएगा, तब से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया था, वगैरह वगैरह इसमें बताया जा रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन थे? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया की जीविका और जीवन है, इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। आपको एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। कुटज को गाड़ी का साथी क्यों कहा जाता है? ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सेशन 2022-23 और 23-24 दोनों में आ रखा है। नाम क्यों बड़ा है, लेखक के इस विचार को बताइए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। कुटज, ठीक है, देखो कुट और कुटज और कुटनी तीनों में क्या अंतर है? देखो कुट शब्द के दो अर्थ होते हैं, घर या घड़ा। कुटज शब्द का अर्थ होता है घड़े से उत्पन्न होने वाला है। कुटनी का मतलब होता है कोई दासी, बुरी दासी, ठीक है, कार्य करने वाली। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के साथ संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ये विस्कोर की माटी से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मालवा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे? देखो ये जो है ना, नायक राम कहते हैं ये कथन। अब ये सूरदास की झोपड़ी से लिया गया, इसका आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी? तो देखो भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी, इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, यह फूस की राख नहीं थी, अभिलाषाओं की राख थी। ये सूरदास क्यों कहता है? क्योंकि अभिलाषाएं, देखो सूरदास के मन में तीन अभिलाषाएं थी। तीन अभिलाषाएं थी, ये तीन अभिलाषाओं के लिए उन्होंने पोटली जमा करके रखा था। पोटली जब उन्होंने जमा करके रखा था तो उनका जो पोटली था वो तीन काम के लिए था, लेकिन जो भैरव है वो आग भी लगा देता है और जो पोटली है वो भी ले जाता है। इसलिए सूरदास कहता है कि ये पूस की राख नहीं, यानी खंबे की राख नहीं है, ये हम मेरे अभिलाषाओं की राख। ठीक है,
कोय्या किसे कहते हैं उसकी विशेषता बताइए। देखो कोय्या ये है, इसकी विशेषता इस प्रकार है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और ये हिंदी इलेक्टिव का न्यू कोर्स भी था, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।